नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सपा की मात के मायने पर कि आखिर किस वजह से सपा हारी है और किस तरह से देखा जाए इस हार को। तो आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार सपा के लिए सियासी सबक है। इस हार ने पार्टी के लिए 2024 की राह मुश्किल कर दी है। अब सपा को नए सिरे से सारी रणनीति तैयार करनी होगी। वहीं बीजेपी ने 2024 में राज्य में 75 से 80 सीटें जीतने की बात पहले ही शुरू कर दी। माना जा रहा है कि उपचुनाव में सपा के शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता नहीं दिखाई, चुनावी तैयारी अधूरी रही। सपा के वोट में बसपा की सेंधमारी और अखिलेश यादव की चुनाव से दूरी हार की मुख्य वजह मानी जा रही है। सपा विधानसभा चुनाव के दौरान मिले वोट बैंक को लोकसभा उपचुनाव तक सहेजने में नाकाम रही। वहीं बीजेपी ने सक्रिय होकर वोट बैंक को सहेज कर जीत हासिल की। हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर संसदीय उपचुनाव में भाजपा सरकार ने सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया। उसने छल बल से जनमत को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव की स्थिति देखें तो यहां 2009 के बाद सपा को लगातार बढ़त मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा 17.57% वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन होने से सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव को 24.61% की बढ़त के साथ 60% वोट हासिल हुए। खास बात यह रही कि इस चुनाव में 2014 की अपेक्षा भाजपा का वोट बैंक 6.25% बढ़ा था। रामपुर उपचुनाव में मिली हार सपा शीर्ष नेतृत्व के साथ आजम खां की साख पर बट्टा लगने जैसी है। रामपुर को लेकर आजम पूरी तरह से निश्चिंत दिख रहे थे, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। 2019 में अखिलेश तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके पिता मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते थे। यहां के चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर होता है MY, मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण। यहाँ के 19% वोटर यादव हैं और इतने ही दलित हैं और करीब इतने ही मुस्लिम भी। रामपुर में 54% जो है वोटर मुस्लिम है और बाकी 46% हिंदू। फिर भी समाजवादी पार्टी हार गई। जाहिर है कि उपचुनाव में नतीजे ने कई पुराने समीकरणों और कारकों पर सवाल खड़े किए। देखना दिलचस्प होगा कि सपा का कमबैक कैसे होता भी है या नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरी तरह से खुशी का माहौल है और उनका ये मानना है कि हमने जो रणनीति बनाई उसमें हम सफल रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से परेशान हो चुके हैं लोग, क्योंकि ये काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पर बात की, अपनी नीतियों को सबके सामने रखा और उसके पश्चात ही उन्हें वोट हासिल हो सका। यानी कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ता जा रहा है और बाकी दल जो नुमाइंदे थे, किसी न किसी फैक्टर का इस्तेमाल करते थे, उनको दरकिनार कर दिया गया है। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर। और सवाल ये भी उठता है कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जा रहा था अब तक, उन गढ़ों में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाने का काम किया है। अखिलेश यादव की चुनाव से दूरी, इस पर ओवैसी ने निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इतना अहंकार अखिलेश यादव के अंदर था कि वो ये भी बताने में कामयाब नहीं हुए कि आखिर वो चुनाव में अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ से लोकसभा सांसद उनके पिता रहे हैं। खुद अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते हैं, उसके बावजूद जनता के बीच अगर जाते और ये बताते कि वो क्यों नहीं शिरकत कर रहे हैं चुनाव में, तो शायद जनता उनको समझती। वहीं आजम खां यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सियासत का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 900 पोलिंग बूथ पर 6 वोट हासिल हुए हैं और 500 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर 1 वोट मिला है। इसको लेकर भी तमाम, मतलब जहां पर 500 की संख्या थी वोटों की पोलिंग बूथ पर, वहां 1 वोट मिला। जहां पर 900 की संख्या थी वोट की, वहां 6 वोट मिले हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। जैसे
भावेश जो कांग्रेस के नेता है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की चीज़ें, किस तरह की स्थिति यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के नेता जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो किस तरह की स्थिति बनती है। और समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो गई कि उनके गढ़ में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा गई, खासकर जिस पर बहुत निश्चिंत नजर आ रहे थे। और इसीलिए ओवैसी ने निशाना साधा है कि ये अहंकार किस काम का है जब जनता के बीच अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। और अरविंद जी, हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे सारी स्थिति को कि एक वो गढ़ जहां पर आजम खान भी निश्चिंत नजर आ रहे थे, अखिलेश यादव भी निश्चिंत नजर आ रहे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री तक वहां पर इकट्ठा थे और एक रणनीतिक योजना के तहत काम कर रहे थे, वहां पर इस हार को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वास्तव में अहंकार के बाद हार हुई है, लापरवाही की हार है, और किस तरह से देखते हैं कि जब गढ़ में सेंध लगी तो सपा की हार के कारण को आप किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, कहावत है कि समंदर के कानून जहाज तय नहीं करते हैं जी कि पार्टी की हम मान करके चल रही 2019 में जी जिस तरह से आवाज मिल रही है हमारी। जी जी बिल्कुल, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जय तिलक जी, बताइए। हेलो जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी 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 बताइए आप। तो निश्चिंत होकर के बैठ गए। देखिए, राजनीति जो है 24/7 का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपने देखा कि 2022 में जब समाजवादी पार्टी करारी शिकस्त मिली तो उसके बाद एक समीक्षा जी समीक्षा में इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि चूंकि टिकट वितरण में काफी विलंब हुआ, इस नाते भी नुकसान हुआ। आपने देखा कि उसके बाद भी जब लोकसभा चुनाव का टिकट देने की बारी आई तो किस तरह से समाजवादी पार्टी जो उसमें विलंब ही नहीं, पहले आपने देखा कि एक जो है दलित चेहरा लाने की कोशिश की, उसके बाद जो स्थानीय स्तर के नेताओं ने विरोध किया, तो इसके बाद जो है फिर मंथन हुआ, आखिरकार परिवार का ही एक सदस्य सामने आया। मैं शुरू में ही कहा, आप ही के डिबेट में एक बार कहा था कि देखिए इस चुनाव को जो है 2014 के लेवल पर जाकर के देखना होगा समाजवादी पार्टी को। इसमें मुलायम सिंह यादव लड़े थे, रमाकांत यादव थे, शाह आलम थे। अगर 2019 के पैटर्न पर अगर अखिलेश यादव इस चुनाव को देखेंगे तो फिर उन्हें करारी शिकस्त मिल सकती, और हुआ भी उसी तरह। देखा किस तरह से अभी जिस तरह राजभर का आपने जो स्टेटमेंट आया था कि आप बाहर निकलिए, हम जो है एक सहयोगी होने के बाद क्षेत्र में जो है आपकी पार्टी के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, और आप तो एसी में बैठे हैं। समझना बड़ा कठिन हो जाता है। एक सत्ताधारी पार्टी का जो मुखिया है, मंत्री है, उसके जो सिपाहसालार हैं, पूरे मैदान में हुए हैं, और दूसरी तरफ आप जो है दुख का फांद पर हाथ धरे बैठे हुए हैं कि हम मान करके चलते तो सीटें हमारी जीती हुई और पुनः हम चुनाव जीत जाते। इस तरह का जो भरोसा उन्होंने इत्मीनान के तौर पर देखने की जो कोशिश, उसी का नतीजा रहा है कि चुनाव पूरी तरह से प्रबंधन कर जो नहीं, क्या लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी या बाकी जो दल है वो अपनी पुरानी रणनीति पर ही काम रहे, जिसको बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पता था कहां कहां फेल है, उनका अपना एक समीकरण था, उसको लेकर वो काम करते रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उलट उसके काम किया। दूसरी चीज, क्या आप ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को? देखिए, इसको दो आयाम से देखना जी। बहुजन समाज पार्टी पहुंचाने का जहां तक राजनीतिक दल है, और वह राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगी ना। आप 2014 में आयाम चुनाव लड़े, 62,000 आए थे, उतना ही, और इस बार भी उतना ही होता है। और इस स्थिति में जब चुनाव में मतदान कम हुआ, बाकी का यहाँ 3,04,000 पाए समाजवादी पार्टी के जब थोड़े लड़े थे तो 40,000 था, 3,61,000 और 3,12,000 पर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो अच्छा जो है वोट पाने का काम किया है, पर क्या मान लेना 2019 में आप चुनाव करेंगे तो कहेंगे नहीं हमारी पहचान को समानता। अब 2022 में होता है जो असमानता की बात करके तो अपना ठिकरा कैसे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने प्रबंधन देखिए, आप अपने जो राजनीतिक जो जिस तरह से आप देखिए वहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था अपना भाई बनाम बाहर। जी, अश्विनी शाही जी से भी हम कुछ चीजें जान लेते हैं। अश्विनी जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो जीत आपको हासिल हुई है उसके लिए। धन्यवाद भाई साहब। लेकिन कई आरोप भी लगे हैं
आपकी पार्टी के ऊपर कि कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, दबाव की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, अधिकारियों पर कभी दबाव बनाया जाता है, कभी वोटर्स के ऊपर दबाव बनाया जाता है, इस तरह की चीजों से कैसे उभरेंगे? रविंद्र जी देखिए, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से सरकार में आई है तब से लग रहे हैं और हम उन आरोपों की परवाह किए बगैर जनता की सेवा के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। 4 हमारे नारे हैं, एकदम हम उसके साथ हैं। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? पिछला चुनाव जो 2019 का अभी हुआ था, उस चुनाव के पहले निरहुआ जी को टिकट मिला, निरहुआ जी वहां पर गए, चुनाव लड़े, हार गए। हारने के बाद दूसरे दिन से ही उस क्षेत्र में वो रहे, वहां के क्षेत्र की जनता के साथ सुख दुख साझा किया और वहां पर वो बने रहे। लेकिन माननीय अखिलेश जी वहां से चुनाव लड़ने के बाद मात्र 36 घंटा वहां पर रहे। 36 घंटे में 24 घंटा उन्होंने आभार व्यक्त करने में गुजारे चुनाव जीतने के बाद, और उसके बाद किसी के नेता की एक मृत्यु के बाद उसमें 10-12 घंटे वहां गए थे। ये 36 घंटे का रिकॉर्ड है। उसके बाद वहां से जब वो सदन, वहां की जनता ने उनको सदन में भेजा, तो सदन में जितनी बैठक हुई उस बैठक में 35% वहां पर रहे और कोई सवाल आजमगढ़ के विकास के लिए, आजमगढ़ के कष्ट के लिए, आजमगढ़ की चिंता उन्होंने सदन में नहीं किया। 35% तो उनकी रही और एक भी प्रश्न नहीं रहा। तो आजमगढ़ की जनता इस चीज को जान रही थी कि आप इस बार जो है इस परिवारवाद को हमको तोड़ना है। और दूसरी बात वजह मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आप ही के चैनल पर कहा था बहुत स्पष्ट रूप से चुनाव के पहले कि ये धर्मेंद्र यादव को शहीद करने वहां भेज रहे हैं, राजनीतिक रूप से ये खत्म करेंगे, पारिवारिक विरासत जो है वहां पर इनकी नहीं चलने वाली है। ये तो बहुत बड़ा आपने आरोप लगवा दिया धर्मेंद्र यादव को शहीद करने का। भावेश यादव बैठे हमारे साथ, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। पूरा कर लूं रविंद्र जी। माननीय अखिलेश यादव जी राजनीतिक रूप से बहुत ही डरपोक व्यक्ति हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे आगे बढ़े, हमारे परिवार का हो चाहे कोई भी हो, अगल बगल कोई नहीं बढ़े। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। इन्होंने बहुत जो है करके और उनको शहीद किया राजनीतिक रूप से। धर्मेंद्र जी भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अब जवाब ले ले, फिर हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा क्योंकि लंबा हो जाएगा आपका काफी। भावेश, एक गंभीर आरोप, एक तो गंभीरता नहीं दिख रही अखिलेश यादव ने, जहां उनकी जरूरत है वहां से वो नजर आती है, यानी कि साफ साफ लापरवाही उनकी नजर आती है, और जिसके आरोप खुद उनके भी कार्यकर्ताओं ने लगाए जब विधानसभा चुनाव हुए थे। और अब जिस तरह का आरोप आपने लगाया, अश्विनी शाही सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो अपने अलावा किसी को बढ़ते देखने नहीं चाहते हैं। यही आपकी हार का जिम्मेदार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे तो बाद में जवाब दूंगा, पहले मैं सर आपकी बात पर जो आना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं गंभीरता नहीं दिख रही, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो मैंडेट दिया था, हम लोगों का वोट शेयर बढ़ा था काफी। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि उत्तर प्रदेश के हित की लड़ाई जो है मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी निभाई, जो जनता ने मैंडेट दिया। उसी तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर वो एक जिम्मेदारी निभाएंगे, और इसलिए उन्होंने जो आजमगढ़ की सीट को जो है छोड़ा था। तो मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में, और आप पिछले 3 महीने का बैकग्राउंड उठा लीजिए, आप 3 महीने का बैकग्राउंड उठाएंगे, अखिलेश यादव जी लगातार क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में गए, जहां जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो अत्याचार किया, चाहे वो ललितपुर के अंदर जो एक बेटी के साथ थाने में रेप की घटना हुई थी, वहां भी स्वयं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए थे, और भी बहुत सारी जगह। विधानसभा चुनाव में कितना देर से अखिलेश निकले हर कोई जानता है, जिसकी नाराजगी कार्यकर्ताओं ने भी जताई। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो एक लाइन में मैं कह देना चाहता हूँ, एक शायर ने कहा है कि इस जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इस दौर में जो चल रहा है, सिर्फ समाजवादी लोग ही सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी मुद्दे पर उठाकर देख लीजिए, आप रोजगार के मुद्दे पर, चाहे महंगाई के मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बसपा, भावेश जी एक बहुत बेहतरीन बात देखी जाती है, और मैंने ये महसूस किया है, ठोकर चाहे जहां से भी लगे, जैसी ही ठोकर लगती है आदमी थोड़ा शायराना हो जाता है। ये जो आहत नजर आ रहे हैं शायद उसी का नतीजा है, जो शायरी निकलने लगी आपसे, कि जब हार मिलती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जोश भी थोड़ा ठंडा पड़ता है। क्या लगता है कहीं रणनीति भी कमी रह गई? और जो आरोप अभी लगाए हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये ही कह दिया कि अखिलेश का अहंकार हार का कारण बना। इनसे उबरना होगा, एसी की राजनीति से बाहर निकलना होगा, कमरों से बाहर निकलना होगा अखिलेश को हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत देर से निकलते हैं और यहाँ तो पहुंचे ही नहीं। भावेश, पिछले 3 महीने के अंदर 3 बार जो आजमगढ़ गए थे, आपको शायद जानकारी होगी और मैं दुरुस्त कर देता हूँ। पिछले 3 महीने के अंदर 3 बार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आजमगढ़ गए थे, और उन्होंने जो सीट जो अपनी इस्तीफा दिया था वो
उत्तर प्रदेश के अंदर नेता विपक्ष की जो मजबूती अच्छा, से जो नेता जेल आंदोलन में करने मिलने के लिए- आजम खान साहब से नहीं पहुंचा, वो आजमगढ़ पहुंच रहा है। नहीं, आपको जानकारी होगी, आजम खान साहब ने खुद ही बयान दिया है। आदरणीय आजम खान साहब उन्होंने ने तो खुद ही शेरो बयान शायरी दिया भी है। बड़ी अच्छी लिखी उन्होंने थी। कहा कि जेल में मुझसे मिलने आए थे, और रामपुर के अंदर भी क्या हुआ वो भी शेरो सबको शायरी पता भी है। बड़ी अच्छी लगी थी ट्वीट पे जो उन्होंने बोली, वो अखिलेश की तरफ ही इशारा था शायद। नहीं देखिए, वो शेर शायरी में इशारा किसी की तरफ नहीं होता, ये तो शायरों ने जो है लिखी है तो वो कही जाती है, मौके को चुनिंदा होते हैं तब उन शायरियों को जो बोला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि रामपुर के अंदर भी आपने देखा, आप खुद ही अभी बता रहे थे, जहाँ 1-1 हजार जिस बूथ पर वोट है, जहाँ 2-2 हजार वोट है, वहाँ मात्र 5-5, 10-10 वोटें पड़ रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र हमारे देश की जो खूबसूरती है लोकतंत्र, ये तो वही बात हो गई। किस्सा मुझे याद आ गया, लोग एक छोटा सा किस्सा है इसी बात पर आपके, एक छोटा सा, जो आपका गढ़ है, तो एक परिवार का व्यक्ति खड़ा हुआ था इलेक्शन में, उसके घर में 5 लोग थे। जब उसके वोट बैंक की गिनती हुई तो केवल 1 वोट उसको अपना ही मिला था। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, यानी कि आपका भरोसा कम हो रहा है, ये तो इसी तरफ इंडिकेट करता ना। कम नहीं हो रहा। क्या आपने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में किस तरीके से एक महिला से तक जो है उनका जो नामांकन का पत्र जो खींचा गया, सत्ता पुलिस और प्रशासन वहां देखता रहा, और सत्ता पक्ष के कुछ गुंडे आकर के किस तरीके से नामांकन पत्र जो है अपना खींच के ले जाते हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में जो सीधे सीधे प्रत्याशियों को जो पुलिस प्रशासन के सामने पिटते हुए देखा था, यही तो यही उत्तर प्रदेश में जब हमारा देश जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती कही जाती है, जहाँ वोट के माध्यम से इसका जवाब अरविंद जयतिलक जी बेहतर दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ता के अरविंद जयतिलक जी, जो है सत्ता का दुरुपयोग, है। अरविंद जयतिलक जी, सत्ता का दुरुपयोग की वजह से भाजपा जीती है। एक्चुअली में जब हार मिलती है तो कई तरह के आरोप निकलते हैं, कमियां अपनी तरफ, कहते हैं कि एक अगर सामने वाले की तरफ एक उंगली उठाई जाती है तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही करें। देखिए, अपना बचाव करने के लिए तो कुछ तर्क चाहिए ही, और यह जो है भारतीय राजनीति की रवायत बन चुकी है कि जो हारता है वह सीधे तौर पे जो है कुछ इसी तरह का तर्क गढ़ता है कि जो सत्ता पक्ष वो जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। लेकिन जब वो जीत जाता है तो वो कहता है कि नहीं, जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। अगर यही समाजवादी पार्टी जीत गई होती तो उसके सुर कुछ अलग किस्म के होते। देखिए, आप अपना प्रबंधन सही ढंग से नहीं करेंगे तो आप चुनाव हारेंगे। उसका एक अंक गणित भी होता है। आप देखिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो उस समय मुसलमानों का 59% वोट मिला था। जब 2022 का चुनाव हुआ तो मुसलमानों की इतनी जबरदस्त लामबंदी हुई कि 79 पर पहुंच गए। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम बिरादरी का वो भी वोट पाना शुरू कर दी है। 2022 का मैं आंकड़ा देख रहा तो 8% मुसलमानों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, 12% यादवों ने दिया। अगर आप दोनों को जोड़ दें तो लगभग उसका कोर वोट बैंक जो 20% हो जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके लिए जो सरकार की जो नीति है, जो लाभार्थी जो योजना सरकार चला रही है, जिसका लाभ जो है समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है, तो हर एक राजनीतिक संरचना में जो अर्थ की बड़ी भूमिका होती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल और बनता है यहाँ पर, चूंकि हम अखिलेश पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं अब, और समाजवादी पार्टी की रणनीति पर भी आरोप लग रहे हैं कि कमरों से, यहाँ तक कि राहुल गांधी के ऊपर भी लगे, कांग्रेस के ऊपर भी, कि ऐसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं की जाती। यही बात अगर हम मायावती जी के लिए कहें, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, और उसके बाद उनका कैंडिडेट जबरदस्त वोट बैंक हासिल कर लेता है। नहीं, देखिए, मायावती जी का जो एक अपना कोर वोट बैंक हुआ करता था, जो सोशल इंजीनियरिंग की जादूगरनी कही जाती थी, जो अपर कास्ट के ब्राह्मण होते थे, मुस्लिम होते थे, दलित होते थे, तो अपर कास्ट तो आप देखिए पूरी तरह से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया है। मुस्लिम जो है पूरी तरह, जब मायावती के ऊपर आरोप लगने लगा कि नहीं हुआ जो है भाजपा की बी टीम है, तो उसका नतीजा निकला कि 2022 के आप देख लीजिए विधानसभा चुनाव है, 2017 के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। हाँ, रही बात जो है शाह आलम की, तो शाह आलम का अपना वहाँ पे व्यक्तिगत प्रभाव है, जैसे उमाशंकर, व्यक्तिगत प्रभाव के जरिए उनको वोट मिला। आशुनी साई जी, इस जीत को कैसे देखते हैं? 2024 में आपको चैलेंज दे रहे हैं क्या? जो विपक्षी दल जब एक साथ खड़े होंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। रविंद्र जी, चैलेंज तो हमको 2019 में भी मिला था, जब बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी थी। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। अब क्या करना है? अब 4 चुनाव तो हार चुके हैं, तो इन लोगों को सब मिलकर, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी, 2 लड़कों की जोड़ी बनी, सबको मिलकर देख चुके हैं। और अब अभी जयतिलक जी ने कहा कि 8% मुस्लिम और 12% यादव में से ये वोट दरक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ चुका है। दूसरा, इनके जो सहयोगी हैं ओपी राजभर जी, आपने ओवैसी की बात की, ओपी राजभर जी ने कल खुला बोला है कि अखिलेश जी कमरे में बैठे रहते हैं, हम उनको कहेंगे कि चलिए जो है सड़क पर निकलिए, चलिए आप बाजार में आइए, बहुत उन्होंने खुला बोला है। तो ये क्या कहेंगे उनको? इनके सहयोगी का, क्योंकि इसके
पहले का जो चुनाव था वो भले ही 10,000 वोट पाए हों, 80,000 वोट है राजभर का, वहां उनका भी चुनाव लड़ा था, उनका प्रत्याशी 10,000 वोट पाया था, तीसरे नंबर पर वो था 10,000 वोट पाकर। ठीक, कहीं ना कहीं उनकी भी सहभागिता इस चुनाव में उनके साथ रही है। सबको मिलाने के बाद अगर ये चुनाव हारते हैं और वही उनका साथी कह रहा है कि ये घर से बाहर नहीं निकले, तो क्यों? और अभी हमारे जो भावेश जी कह रहे हैं कि 3 बार गए हैं, भावेश जी वो 3 बार गए हैं 22 के विधानसभा चुनाव प्रचार करने। ठीक है, उसके पहले अपने क्षेत्र में नहीं गए थे वो, इसलिए ये सब चीजें 2024 के चुनाव की तस्वीर साफ है। भारतीय जनता पार्टी एकदम निश्चिंत नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के साथ हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन समाजवादी पार्टी को मंथन की जरूरत है। मायावती एक बार फिर से हुंकार भर रही हैं। इस वोट बैंक के जो प्रतिशत उनको हासिल हुआ, 2 लाख से ऊपर वोट हासिल हुए हैं गुड्डू जमाली को, उनका कहना है कि हमने बहुत शेर की तरह लड़ा, अब आगे जाके हम 2024 में साबित करेंगे खुद को। कैसे करेंगे समझना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये उठता है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि क्या समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को साध नहीं पा रही है। और यही अक्सर होता है कि आपको सत्ता हासिल तो हो जाती है, आप जीत तो जाते हैं, लेकिन आपके लिए उस जीत को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, या जो वोट बैंक आप हासिल कर चुके हैं वो संभालना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल अभी काफ़ी मंथन की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।